28 जुलाई 2016 कर्नाटक का उडुपी शहर जहां पर एक घर बना हुआ था। वो घर एक ऐसी जगह पर बना हुआ था जहां पर आसपास में कोई भी ज्यादा घर नहीं थे। वहां पर बहुत ही कम घर बने हुए थे। बाकी का चारों तरफ का उसका हिस्सा वो खंडर टाइप का था। शाम के टाइम पर उस घर के अंदर एक बहुत बड़ा हवन चल रहा था, जिसके बाद शाम होने पर जब वो हवन खत्म हो गया, उस घर के अंदर एक ड्राइवर एंटर करता है और वो ड्राइवर उस घर का ही ड्राइवर था। जब वो उस घर के अंदर जाकर उसकी जो हवन की राख थी उस राख को उठाने लगता है, तब उसके हाथ में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया और घबरा कर उसने अपनी मालकिन से भी पूछा कि ये सब क्या है। तब उसने जो कुछ उसको बताया वो सुनने के बाद वो वहां पर दंग रह गया था। तो उसने वहां पर ऐसा क्या देख लिया था उस हवन कुंड की राख के अंदर। तो इसको जानने के लिए हमें इस केस को पूरी तरह से जानना होगा। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। कर्नाटक का उडुपी शहर जहां पर एक भास्कर सेठी नाम का आदमी रहा करता, उसका वहां पर काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वो सऊदी अरब चला जाता है। वहां पर जाकर उसने इतनी ज्यादा मेहनत की कि उसने वहां पर अपने सुपरमार्केट की एक पूरी चैन खोल दी थी। जिसके बाद वो वापस से इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद उसने अपने उडुपी शहर के अंदर एक दुर्गा होटल खोला जो कि बहुत बड़ा था और अपना सबसे ज्यादा टाइम वो सऊदी अरब में ही बिताया करता, क्योंकि उसकी वहीं पर पूरे सुपरमार्केट की चैन थी। उसका पूरा बिजनेस वहीं पर मौजूद था। और फिर 1993 या 94 के आसपास उसकी शादी हो जाती है और जिस लड़की से उसकी शादी होती है उस लड़की का नाम राजेश्वरी सेठी था। अब ये दोनों अच्छे से काम कर रहे थे और 1995 में इनका एक लड़का भी हो जाता है और जो इनका वो लड़का था उसका नाम नवनीत सेठी था। अब इनकी फैमिली बहुत अच्छे से चल रही थी और इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। लेकिन 2015 आते आते इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप लोग दहल जाएंगे। अब जो भास्कर सेठी था वो तो सऊदी अरब में रहा करता, उसे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी अपने परिवार के बारे में। वो हर दिन अपने घर पर बात तो किया करता अपने परिवार से, लेकिन उसे पूरी जानकारी नहीं थी। और दूसरी तरफ जो राजेश्वरी सेठी थी और जो प्रभास सेठी, इन दोनों का बेटा था यानी कि नवनीत सेठी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। और जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी काफी टाइम से, और उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उसने बहुत सारे डॉक्टरों को उसको दिखाया था, लेकिन नवनीत को किसी की भी दवाई नहीं लगती। जिसके बाद जो आजकल चल रहा है काला जादू, या किसी तांत्रिक को दिखा लो या किसी बाबा को दिखा लो, ऐसे ही उसको भी किसी ने कहा कि एक ज्योतिषी है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आप जाकर अपने बेटे को उसको दिखा लीजिए। जिसके बाद राजेश्वरी सेठी अपने बेटे को लेती है और वो उस ज्योतिषी के पास पहुंच जाती है और उस ज्योतिषी का नाम था निरंजन भट्ट। उस निरंजन भट्ट से जाकर ज्योति मिलती है और उसको अपने बेटे के बारे में बताती है और बेटे की उस हालत को देखकर ज्योतिषी ने कहा कि हमें हवन करने होंगे। अब वो ज्योतिषी उससे बात क्या करता, यानी कि वो राजेश्वरी सेठी से हर रोज बात करने लगा था। अब हर महीने 15 दिन में 5 दिन में अब इनके घर पर वो आकर हवन करने लगा था। और जो राजेश्वरी थी वो काली माँ की बहुत ज्यादा बड़ी भगत थी और उसने कहा कि मुझे काली माँ के दर्शन करने के लिए बंगाल में जाना है। जिसके बाद उसके परिवार वाले यानी कि भास्कर सेठी के माता पिता उसे मना करते कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और वो अपने बेटे नवनीत सेठी और उस बाबा के साथ मिलकर वो वहां पर पहुंच गई। वहां पर जाने के बाद जो नवनीत सेठी था वो अपने कजन के पास मुंबई चला गया। अब वहां पर निरंजन भट्ट और वो राजेश्वरी सेठी ये दोनों रह गए थे। जिसके बाद वो एक होटल में जाते हैं और वहीं पर 2-3 दिन रुकते हैं। और दूसरी तरफ जो भास्कर सेठी सऊदी अरब में बैठा है उसको इस चीज के बारे में पता चल रहा था कि उसकी पत्नी कहां जा रही है और कहां पर रह रही है। अब उसे यह भी पता चल गया था कि वो एक निरंजन भट्ट नाम के बाबा के साथ एक होटल में रुकी हुई है। और भास्कर सेठी को यह पता लगने लगा था कि उसकी पत्नी उस बाबा के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो रही है। वो शायद हो सकता है वो उसके साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाए या फिर उससे प्यार कर बैठे। और ये नजदीकियां कोई झूठी नहीं थी, क्योंकि जो राजेश्वरी सेठी थी उसने उस बाबा को कई बार पैसे भी दिए, उसे एक घर भी बनाकर दिया था। उडुपी शहर के अंदर एक घर खरीद कर उसको दे दिया था। इसलिए जो भास्कर सेठी उसके ऊपर शक कर रहा था वो शक करना उसका गलत नहीं था।
इतना सब कुछ पता चलने के बाद भास्कर सेठी वापस से इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद वो अपनी पत्नी से बात करता है इस बारे में और उसको ये सब कुछ दिखाता है। उसके पास प्रूफ थे, फोन के अंदर उसने फोटो खींची हुई थी, पता नहीं उसने कौन सा जासूस उनके पीछे छोड़ रखा था जो उनकी फोटो खींचकर भास्कर सेठी के पास भेज दिया करता। अब भास्कर सेठी ने जैसे ही बाबा के और उस राजेश्वरी सेठी के फोटो उन दोनों के उसको दिखाए, तब राजेश्वरी सेठी ने उसको साफ मना कर दिया। उसने कोई बहाना लगा दिया और उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। अब राजेश्वरी सेठी को यह पता चल गया था कि उसके पति को उसके ऊपर शक है, इसलिए शायद हो सकता है आगे चलकर वो उसको डिवोर्स दे दे, जिसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है यानी कि प्रभास सेठी की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो एफडी है, उसका जो घर है, उसकी गाड़ियां हैं, ये सारा धन दौलत उससे छूट जाएगा। अब वो सोच रही थी कि हो सकता है वो आगे जाकर मुझे छोड़ दे और मुझे इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे। और साथ में ही जो नवनीत था वो भी अपनी माँ के साथ था, उसे भी पता था अगर मेरी माँ को यहाँ से निकाला जाएगा तो साथ में मुझे भी घर से निकाल दिया जाएगा। अब माँ बेटे दोनों यही प्लानिंग करने लगे थे कि उनसे ये प्रॉपर्टी ना छीनी जाए, ये ऐशो आराम की जिंदगी उनसे ना छीनी जाए। इसके लिए वो प्लानिंग करने लगे थे और इस प्लानिंग में उन्होंने निरंजन भट्ट को भी ले लिया था। जिसके बाद वो उसके एक घर पर जाते हैं जो कि उडुपी में ही बना हुआ था और वो घर इसने ही यानी कि राजेश्वरी सेठी ने ही उसे बनाकर दिया था। अब उस घर में जाते ही ये दोनों माँ बेटे और वहीं पर निरंजन भट्ट भी उनके साथ शामिल था। जिसके बाद ये वहां पर प्लानिंग करते हैं कि अब यहाँ पर क्या किया जाए। इन्होंने यहाँ पर पहले सोचा कि भास्कर सेठी को स्लो पॉइजन दिया जाए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा देर लग सकती थी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा लेट मरेगा। फिर उन्होंने सोचा कि उसे एक पानी के टब के अंदर डुबोकर मार दिया जाए और लोगों से कहा जाए कि उसकी डूबने से मौत हो गई, लेकिन इस प्लान को भी वो बाद में छोड़ देते हैं। अब उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है हम इसको गोली ही मार दे, जिसके लिए वो सभी के सभी वहां पर बंदूक ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें बंदूक नहीं मिलती। जिसके बाद वो एक अलग और प्लान बनाते हैं और फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 16 जुलाई आ जाता है। 16 जुलाई के दिन राजेश्वरी सेठी को पता चलता है कि उसके पति ने यानी कि भास्कर सेठी ने एक वकील को बुलाया और उसने एक वसीयत लिखवाई है। उस वसीयत में यह लिखा गया है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर उसे कुछ हो जाए, जो प्रॉपर्टी है, उसका जो कारोबार है, वो उसके मरने के बाद उसकी बेटे या उसकी माँ को ना दिया जाए, यानी कि राजेश्वरी सेठी और नवनीत सेठी को ना दिया जाए, बल्कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से 30% उसकी तीनों बहनों को दे दिया जाए, यानी 10-10% उसकी तीनों बहनों को दे दिया जाए और जो 70% बच गया है वो उसके 3 भाइयों को बराबर बराबर बांट दिया जाए। अब ये पता लगने के बाद राजेश्वरी सेठी के दिमाग घूम जाता है और उसे पता था कि अब ये जल्द ही हमें बेदखल कर देगा और इस वसीयतनामे पर अमल होने से पहले उन्हें इस कांड को अंजाम देना था। और इसी बीच जो प्रभास सेठी की माँ थी वो बीमार हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और वहां पर उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपनी माँ के पास वहां पर रुक सके, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा बिजनेस था। जिसके बाद वो अपने पिता से कहता है कि आप माँ के पास जाकर वहीं पर रुको, अगर उनको कोई किसी चीज की जरूरत है तो आप मेरे पास फोन कर देना। और वो भी हमेशा मतलब कि हर दिन अपनी माँ के पास फोन करके ये पूछा करता कि उनकी तबीयत कैसी है। और फिर 28 जुलाई का दिन आ जाता है। इस दिन प्रभास अपने घर के अंदर नहाने के लिए बाथरूम में गया हुआ था। जिसके बाद वो बाथरूम से बाहर आता है, तब उसने देखा कि उसका बेटा नवनीत और उसकी पत्नी राजेश्वरी भी वहीं पर मौजूद है। ना सिर्फ ये दोनों बल्कि निरंजन भट्ट भी वहीं पर मौजूद था। जिसके बाद जो नवनीत था उसने कुछ पेपर स्प्रे उसके अपने पिताजी के आंखों में मारा, जिससे उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। और जो राजेश्वरी सेठी थी उसने पीछे से अपने पति के सर पर कुछ भारी रोड से हमला कर दिया, जिसके बाद वो वहीं पर गिर गया। और जो निरंजन भट्ट था उसके पास एक पॉइजन की बोतल थी, जिसके बाद उसने धक्के से उसके मुंह के अंदर डाल दिया। प्रभास सेठी को इन्होंने पॉइजन पिला दिया, जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो गई। मौत होने के बाद इन तीनों ने मिलकर प्रभास सेठी को वहां से उठाया और वहीं पर बाहर निकले और गाड़ी के अंदर उसकी लाश को डाल लिया और अपने उसी घर के अंदर पहुंच गए जो कि राजेश्वरी ने निरंजन भट्ट को दिया था। वहां पर जाने के बाद इन्होंने प्रभास सेठी के टुकड़े कर दिए। जी हाँ, इन्होंने यानी कि राजेश्वरी, उसकी पत्नी ने और उसके खुद के बेटे ने अपने ही पिता के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद इन्होंने वहां पर बहुत बड़ा एक हवन कुंड बना लिया था। हवन कुंड बनाने के बाद वहां पर हवन शुरू किया जाता है, जिसमें निरंजन भट्ट वहां पर मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ब्याह शादी या किसी और ओकेशन पर जो हवन कुंड होता है, वैसा ही हवन कुंड यहाँ पर सजाया गया था। और उस हवन कुंड के अंदर आहुति के रूप में प्रभाकर सेठी के शरीर के टुकड़े डाले जा रहे थे। उसके टुकड़े पूरे के पूरे टुकड़े उसके अंदर डाल दिए गए थे और वहां पर पूरे रीति रिवाज से वो हवन चलता रहा।
और जब उसके पूरे टुकड़े डाल दिए गए तभी वहां पर एक जो उनका नौकर था, जो उनका ड्राइवर था, वो घर के अंदर एंटर होता है। उसने देखा कि घर के अंदर कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है और सामने बहुत बड़ा हवन चल रहा है। जिसके बाद वो मैडम से जाकर पूछता भी है कि ये सब क्या हो रहा है और यहाँ पर ये अजीब सी बदबू क्यों आ रही है। जिसके बाद राजेश्वरी सेठी ने उस ड्राइवर को कहा कि मेरे बेटे की तबीयत तुम्हें पता ही है, काफी दिनों से खराब चल रही है, इसलिए हमने यहाँ पर हवन रखवाया है और ये जो तुम अजीब सी बदबू कह रहे हो इसके अंदर हमने 9 मुर्गों की आहुति दी है, जिसकी वजह से ये अजीब सी स्मेल आ रही है। जिसके बाद वो ड्राइवर बाहर चला जाता है और वो हवन कंटिन्यू रहता है और हवन खत्म होने के बाद उस हवन को काफी देर वो ऐसे ही छोड़ देते हैं और शाम होने के बाद वो उसके अंदर से हड्डियां ढूंढने लगते हैं ताकि किसी को कुछ पता ना चले और उस राख के अंदर से वो हड्डियां निकालकर बाहर फेंक सके। और तभी वो ड्राइवर दोबारा से घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर वो दोबारा से आया तब वो भी उनसे कहता है कि मैं भी आप लोगों की मदद करता हूं यहाँ पर राख के अंदर से उन मुर्गों की हड्डियां ढूंढने में। तब वो उसके अंदर हाथ मारने लगा तब उसके हाथ में इंसान की हड्डियां आई, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने पूछा कि ये सब क्या है। तब राजेश्वरी सेठी ने उसे पहले तो बहुत ज्यादा धमकाया और बाद में उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि ये प्रभास सेठी की लाश है और उसी की ये हड्डियां हैं, हमने उसको जला दिया है। जिसके बाद उस ड्राइवर को तो पैसे वगैरह देकर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है और उस हड्डियों को उठाकर वो बाहर फेंक आते हैं और उन हड्डियों को बाहर फेंकने के बाद वो वापस से अपने घर आते हैं और रात को आराम से सो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो प्रभास सेठी की माँ हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी, यानी कि गुलाबी सेठी, उसके पास वो हर रोज ही फोन किया करता, लेकिन उस दिन उसके पास कोई फोन नहीं आया। जिसके बाद उसने अपने बेटे के पास फोन मिलाया लेकिन उसका बेटा कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। और जिसके बाद प्रभास की माँ ने घर पर फोन किया लेकिन घर पर राजेश्वरी ने कह दिया पता नहीं वो कहाँ गए हैं, वो घर पर अभी तक नहीं लौटे हैं। इसके बाद जो भास्कर सेठी की माँ थी उसे ये शक हो जाता है। उसे भी पता था कि भास्कर की पत्नी के साथ उसके संबंध सही नहीं चल रहे, उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और उसे यह भी शक था कि शायद हो सकता है कि उसके बेटे के साथ कुछ हो गया हो। जिसके लिए उसने पुलिस स्टेशन में गई वो और वहां पर जाकर उसने कंप्लेन लिखवा दी कि उसका बेटा गायब है और उसको शक है कि उसकी बहू ने और उसके पोते ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है। जिसके बाद पुलिस उनके घर पर पहुंचती है और राजेश्वरी सेठी और उसके बेटे यानी कि नवनीत सेठी से बातचीत करती है, लेकिन वो कुछ भी उनको नहीं बता रहे थे। और अब पुलिस वालों को यह भी पता चल गया था कि राजेश्वरी सेठी का किसी निरंजन भट्ट नाम के बाबा के साथ भी चक्कर चल रहा है। जिसके बाद वो उस बाबा के पास पहुंचते हैं और उसे उठा लेते हैं। अब उससे वो कड़ी पूछताछ करते हैं और जब उस बाबा से कड़ी पूछताछ की गई तब वो अपने हाथ से एक अंगूठी निकाल लेता है और उसे निगल जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वहां पर सीरियस हो गया और उसे उठाकर पुलिस वाले हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। वहां पर जाकर उसकी कैसे ना कैसे कर जान बचा ली जाती है और उससे फिर दोबारा से पूछा जाता है, जिसके बाद वो सब कुछ सच सच बता देता है। और साथ में पुलिस वालों को पता चल गया था कि जो उनका ड्राइवर था वो भी इस कांड में शामिल था, लेकिन उसने उसको नहीं मारा, यानी कि भास्कर सेठी को उसने नहीं मारा, बस उसने सबूत मिटाने में उनकी मदद की थी। जिसके बाद इन चारों को अदालत में पेश किया जाता है और वहां पर इनके ऊपर मुकदमा चलने लगता है। मुकदमा चलने के बाद ये हाई कोर्ट में गए, वहां पर भी इनके ऊपर मुकदमा ऐसे कैसा बरकरार रहता है। जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर भी इनके ऊपर मुकदमा वही चलता है और आखिरी में जो ड्राइवर था उसे तो बरी कर दिया जाता है और इन तीनों को वहां पर उम्र कैद की सजा हो जाती है। अब आप लोग ही बताइए, इन तीनों को वहां पर उम्र कैद की सजा ही काफी थी या फिर इनको कोई और सजा होनी चाहिए थी? अब आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।